नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर नंबर 7 है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस बनाए, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, जहां से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह हुए बसे समुदाय। अध्याय 2 और 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार से राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। तो यानी कि हमने दूसरा, तीसरा और चौथा जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा कि जो राज्य थे वो किस प्रकार से सर्वाधिक शक्तिशाली बन गए और बाद में उनका विनाश हो गया। फिर देखिए इसके बाद है, इस उठापटक के बीच की कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों में नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल के महत्वपूर्ण आंतरिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन ये जो परिवर्तन थे ये परिवर्तन हर जगह समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए थे। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इसको समझना महत्वपूर्ण था। फिर देखिए इसके बाद है, जैसे कि सबसे पहले हम ये चित्र देखते हैं। इस चित्र में जनजातीय नृत्य है, और कौन सा नृत्य है? संताल चित्र खरा, यानी कि एक नृत्य के बारे में दिखाया गया है। इस चित्र में ये जितने भी हैं ये नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। और इसके बाद है फिर, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे। इसमें ऊंच और नीच तथा अमीर व गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुग़लों के काल में ये जो समाज था काफ़ी जटिल होता गया, यानी कि कठोर होता गया। तो ये है जनजातीय नृत्य। ये देखिए इसमें, इस चित्र में आप देख सकते हैं नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज में उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वह कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को क्या कहा जाता था? जनजातियां कहा जाता था। यानी ऐसा समाज जो दूसरों के द्वारा, यानी ब्राह्मणों के द्वारा जो भी, यानी कि जो नियम थे, कर्मकांड थे, उनको नहीं मानते थे। तो ये जो समाज था ये क्या कहलाया? जनजातियां कहलाया, यानी अलग अलग प्रकार की जातियां। फिर देखिए इसके बाद है कि प्रत्येक जनजाति के सदस्य जो थे नातेदारी के संबंध में जुड़े हुए थे, और कई जनजातियां खेती से अपना जीवन चलाती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के जो लोग थे वो क्या थे? शिकारी थे, संग्राहक थे और पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए गतिविधियों को मिला जुला कर अपनाया करते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। तो यानी कि खानाबदोश क्या होता है? खानाबदोश होता है कि वे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, यानी जिन्हें हम घुमंतू लोग कहते हैं। ऐसी जाति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहे, उसे हम खानाबदोश जाति कहेंगे, और ऐसे लोग खानाबदोश लोग कहलाएंगे। घुमंतू लोग भी इसे कहा जाता है। अब देख, इसमें लिखा भी है कि वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। समूह के अंदर संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। खुद के द्वारा जो नियम बनाए गए थे वही अपने परिवारों के बीच में उनका ही बंटवारा करते, यानी कि वो अपने ही नियमों को फॉलो करते थे। फिर देखिए इसके बाद है, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी जो जनजातियां थी वो फली फूली। सामान्यतः ये जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और जितने भी दुर्गम स्थान थे, विकट स्थान थे, कठोर स्थान थे, वहाँ पर रहने लगी। यानी पहाड़ों पर, जंगलों पर ऐसी जनजातियां पाई जाने लगी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था, और कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी संस्कृति को भी बचाया। और इसके बाद है जो मेन है कि जनजातीय लोग थे कौन?
तो इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लेकिन जाति आधारित जनजातीय समाज दोनों अपनी किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे हैं। टकराव और निर्भरता के इन दोनों में धीरे धीरे बदलने का काम किया, यानी कि टकराव और निर्भरता के कारण ये जो समाज थे धीरे धीरे बदलते गए। फिर देखिए जनजातीय लोग कौन थे, ये पढ़ते हैं हम। जो इतिहासकार या मुसाफिर थे उन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो वो क्या कहते हैं कि जो जनजातीय लोग थे वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं के वे संरक्षण करते थे। यानी कि वो हर रीति रिवाज को मानते थे और मौखिक जो परंपराएं थी यानी कि उनको लिख कर के नहीं रखते थे, किसी भी दस्तावेज को वो अपने पास नहीं रखते थे लिख करके, और जो परंपराएं उनकी होती थी उनका वो पूरी तरह पालन किया करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी की विरासत में मिलती थी, जितनी भी परंपराएं थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वर्तमान समय के जितने भी इतिहासकार हैं, अगर उन जनजातियों के बारे में कुछ लिखना चाहे तो वो उन परंपराओं से परिचित होकर, यानी कि उन परंपराओं के बारे में पहले जानते हैं, फिर उनके बारे में लिखते हैं। यानी कि पहले लोगों की परंपराओं के बारे में जानते हैं और उसके बाद उनके बारे में भी लिखते हैं। फिर देखिए जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका या प्रभाव समय समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि हर जनजाति अपने इलाके को बदलती रहती है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण भी था, और पंजाब में खोखर जनजाति जो थी वो 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत ही क्या हो गई थी, प्रभावशाली हो गई थी, शक्तिशाली हो गई थी। खोखर जनजाति जो थी कौन सी शताब्दी में, 13वीं और 14वीं शताब्दी में। और यहाँ के गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके जो मुखिया थे, क्या नाम था उसका, कमाल खान गखर, को बादशाह अकबर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया था। और मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन किए जाने से पहले लंगा और अरघुन ये भी जातियां हैं। पहले हम देखते हैं लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी, क्या नाम था उसका, बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बंटे थे। पश्चिमी हिमालय में जो जनजाति थी गड्डी, जो कि गडरियों की जनजाति थी, और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी कौन कौन सी जनजातियां थी, ये सारी जनजातियां रहती थी। हम इस भारत के मैप में भी देखेंगे कि कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ रहती थी। तो देखिए अपने मैप में देखते हैं प्रमुख मानचित्र जनजातियों के क्षेत्र। तो देखिए ये जो क्षेत्र है, उत्तर का जो भाग है, उत्तर पश्चिम का जो भाग है, इधर देखिए कौन कौन सी जातियां हैं। उसके बाद ये जो पूर्व का हिस्सा है, यहाँ कौन कौन सी जातियां हैं। तो देखो सबसे पहले ये कौन सा भाग है, ये है उत्तर पश्चिम का भाग, और जबकि ये वाला भाग कौन सा है, पूर्व का भाग है। तो उत्तर पश्चिम में देखिए बलूची है, गखर है या खोखर है, लंगाड़ है, जंजूहा है, ये सारी की सारी जनजातियों के नाम है। ये जनजातियां इस क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में रहती थी। और उसके बाद पूर्व में देखिए आप खासी है या मुंडा है, कांच है, संताल है, ये जनजातियां यहाँ पूर्व दिशा में यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में रहती थी। फिर देखिए इसके बाद है ये वाला जो है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। तो यानी कि ये तो हो गया मध्य भाग और ये वाला क्षेत्र हो गया दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी भाग में देखिए यहाँ पर भील है, कोली है, और इधर है मारवाड़ लक्षद्वीप के पास। तो यानी कि ये जातियों का क्षेत्र है कि कौन सी जनजाति उस समय कहाँ रहा करती थी। जैसे ये खोंड है, ये इस साइड में है, तो यानी ये जनजातियों का क्षेत्र था। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं बिहार और झारखंड, यानी कि बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक कौन सी जनजाति, चेर। सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला भी किया, उन्हें परास्त भी किया। यानी कि चेर जनजाति का
उद्भव हुआ, नई जनजाति पनपी जिनका नाम क्या था, चेर जनजाति। कहाँ पर? बिहार और झारखंड में। और उसके बाद उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल भी इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं कर पाए, यानी कि पूरी तरह उन जनजाति को ख़त्म नहीं कर पाए अकबर और उनका सेनापति मान सिंह। फिर औरंगजेब के समय मुग़ल सेनाओं ने चेर जनजाति पर दोबारा से आक्रमण किया। उससे पहले हम देखते हैं कि कुल क्या होता है। देखिए, परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो किसी एक पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी, यानी कि जो जनजातियाँ होती थी वो अपने सगे संबंधियों से जुड़ी हुई होती थी, नातेदारी प्रथा पाई जाती थी। फिर इसके बाद देखिए इस चित्र में कई किलों पर कब्जा किया, इन जनजाति को अपने अधीन भी किया। यानी औरंगजेब का जब समय आया तब कुछ जनजातियां औरंगजेब के अधीन भी हो गई थी। फिर देखिए कौन सी जनजाति, मुंडा और संताल कौन से क्षेत्र में, उड़ीसा और बंगाल में पाई जाती, उस समय की बात है। और चित्र में भी हमने देखा कि मुंडा और जो संताल थे वो दक्षिणी भारत में यानी कि उड़ीसा और बंगाल में रहते थे उसमें। अब देखिए इस चित्र में देखिए कि रात में भी लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। ये देखिए चित्र है, इसमें भी लोगों के द्वारा शिकार हो रहा है। फिर उसके बाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ कोली, बेराद, कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग जो थे गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ लोग दक्षिण में कोरागा, वेतार, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो यानी कि ये क्षेत्र हैं, भी कौन सी जनजाति कहाँ रहा करती थी। भीलों की जो बड़ी जनजाति थी वो पश्चिमी और मध्य भारत के अंदर फैली। 16वीं सदी का अंत आते आते और उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और जमींदार बन चुके थे। यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत तक उनमें से कुछ लोग क्या बन गए थे, कुछ लोग तो खेतीहर बन गए और कुछ जमींदार बन गए थे। और तब भी भीलों के कई कुल शिकारी जो थे, शिकारी, संग्राहक, ये भी बने हुए थे। यानी कि कुछ लोग तो उनमें से जमींदार बन गए, कुछ लोग खेतीहर बन गए और कुछ अभी भी शिकारी और संग्राहक थे। ये जो जनजातियाँ थी कहाँ कहाँ थी, देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और में गोंड लोग बड़ी ताकत में रहा करते थे। यानी कि गोंड जनजाति जो थी यहाँ पर रहती थी। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। इस चित्र में दिखाया भी गया है, ये घुमंतु लोगों के ही चित्र हैं। तो देखिए खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे और उनका जो जीवन था किस पे डिपेंड था, दूध और अन्य पशु पचारी उत्पादों पर डिपेंड था। वे खेतीहर ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बर्तन, ऐसी सारी चीज़ें खरीदते थे। और इस चित्र में भी देखिए चित्र नंबर 3 में कि जो घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी और यहाँ मेवा इकट्ठा करके ऊँटों पर लादा जा रहा था। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुँचाते थे। यानी कि जो घुमंतु व्यापारी होते थे अपने ऊँटों पर लाद करके, जैसे कि हम ये चित्र में देखेंगे, ये चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऊँट दिखाए गए हैं और ऊँटों पर ये जो सामग्री है इसको लादा जा रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग आते जाते रहते थे। इसलिए इनको कौन सी जनजाति, खानाबदोश या घुमंतु लोग कहा जाता था। फिर इसके बाद है चीज़ों के लिए ऊन, घी का भी ये विनिमय करते थे, यानी ये भी चीज़ें बेचते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई करते थे, यानी ढोना सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये सामानों की खरीद फरोख्त भी किया करते थे, यानी खरीदते थे फिर बेचते थे। और उसके बाद बंजारा लोग जो थे, यानी कि बंजारा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनके जो कारवां था, उनका जो संगठन था वो क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल करते थे, किस लिए, बाज़ारों में अनाज को ढोने के लिए। यानी कि कौन सी जनजाति या कौन से लोगों का इस्तेमाल करते थे, वो बंजारों का। और उसके बाद बादशाह जो जहांगीर था उसने अपने संस्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बेलों पर अनाज
ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान मुगल सेना के विभिन्न खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल जो होते थे अनाज ढोते रहे होंगे। ये जहांगीर अपने यानी कि बंजारों के बारे में ये चीज़ें लिखते हैं। और इधर भी देखिए लिखा हुआ है कि खानाबदोश या भ्रमणशील समूह है। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी, वे अपने रेवड़ पशुरन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नर्तक और अन्य जो तमाशबीन भ्रमण समूह होते हैं वो काम यानी करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश भ्रमण समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आ जाते हैं जहां से उन्होंने पिछले साल दौरा किया, यानी उसी स्थान पर वापस लौट करके आ जाते हैं। फिर देखिए बंजारे क्या है इस टॉपिक में। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाला एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का कुछ वर्णन इस तरह से किया है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे और सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी जैसे कि बीवी बच्चे साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे, यानी कि एक संगठन में कई परिवार होते थे। उनके जीने का जो तरीका था उन भार वाहकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे, लगातार वे सौदागरों द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे। और उसके बाद लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जो था जहाँ सस्ता होता था वहाँ से वे खरीदते थे और उस जगह ले जाकर बेचते थे जहाँ पर महंगा होता है। वहाँ से वे ऐसी चीज़ें लाद कर लाते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हो। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते थे, यानी कि इतने लोग हो सकते थे 600-700 के करीब। एक दिन में वे 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र करते यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वह सफ़र करते थे। अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त थी, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। ये एक वाक्य है किसके द्वारा लिखा गया, बंजारों के बारे में लिखा गया, एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी के द्वारा। फिर देखिए ये पशु हैं, यानी कि कई पशुचारी जो जनजातियां थी मवेशी, घोड़ों, जानवरों के पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। जो मोटे छोटे फेरी वाले होते थे, विभिन्न जातियां एक गांव से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती थी, यानी घूमती रहती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और उन्हें भारतीय बाजार में जा कर के बेचा करते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी यही कार्य करते थे, यानी घूमने का कार्य करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वे भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचा करते थे। नर्तक हो गए, गायक हो गए और अन्य जो तमाशबीन थे उनमें से भी कई जातियां थी जो नगर और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया करती थी। और इस चित्र में कहा गया कि कांसे का बना हुआ एक मगरमच्छ कुटिया किसके द्वारा, कोंड जनजाति के द्वारा बनाया गया, कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर। और इसके बाद है बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो ये जो हमारा टॉपिक है बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।